कुछ याद कीजिए, कहीं आपने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे या इलेक्ट्रिकल्स की दुकान पे, बिजली वाली दुकानों पे ऐसे कुछ ना कुछ नज़र आया होगा आपको कभी। बस इसी को हम कहते हैं परिनालिका। यहाँ पे क्या है, एक ये रोड है, इसके अंदर हमने क्या किया, तारों को बिल्कुल पास पास में लपेट रखा है। हमने तारों को क्या कर रखा है, बिल्कुल पास पास में लपेट रखा है। इसके अंदर ये कुंडली कहलाती है, नलिका कह सकते हैं, और इसकी क्या है, ये लंबाई बहुत ज़्यादा होती है और इसकी जो मोटाई होती है यानी व्यास जो होता है वो कम होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, परिनलिका कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि परिनलिका होता क्या है और काम क्या आता है, हमें इस युक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई, परिनलिका क्या होती है। अगर आप परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एक अधिक लंबाई व कम त्रिज्या का कुचालक वह खोखला पाइप जिस पे विद्युत तार लिपटे हुए हैं, परिनालिका कहलाती है। क्लियर। ये परिनालिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है, देखिए हमने इससे पहले वाले अध्याय में पढ़ा, तो आप कहते चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर रहे थे, तो जब हम केंद्र के जो जो निकट आ रहे थे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा था, कम हो रहा था। देखा था आपने, जब हम केंद्र के बिल्कुल निकट आ रहे थे, यहाँ पे हमने देखा कि केंद्र से जैसे जैसे बढ़ते गए चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, बढ़ता गया, लेकिन बाहर गए तो बाहर क्या हुआ, घटता चला गया। याद आया कुछ, क्लियर है ये। अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ भी एक समान चाहिए, अपरिवर्तित नहीं चाहिए, तो वहां हमें परिनालिका की जरूरत पड़ती है। परिनालिका यह इस प्रकार की युक्ति है, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र हर जगह क्या होता है, समान होता है, बाहर की तरफ लगभग 0 होता है। इसकी एक खास बात है, तो जहां भी आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है वहां पे हम इसकी परिनालिका, कई बार हम इसको परिनालिका भी बोल देते हैं, सोलेनॉइड इंग्लिश में कहा जाता है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जब अपन ने क्या किया, धारा बहाई, इसके अंदर हम क्या करते हैं, विद्युत धारा बहाते हैं। तो जब धारा बहता तो धारा इस तरह बहेगा, इधर तो बहेगा, ये इसमें क्या होगी, मान लो ये धारा बह गई, घूम के बह रही है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको दाहिने हाथ का नियम लगाना है। मुड़ी हुई अंगुलियां तो क्या करेगी, धारा की दिशा दिखाएगी, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। मान लीजिए यूं बह रही है धारा, तो यूं आएगी, तो इधर की ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इधर की ओर आएगी। समझ रहे बात को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, इधर की ओर दिखेगी, ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। मान लो यूं धारा ना बहा के आप यूं धारा बहा रहे, आपकी धारा यूं बह रही है, तो अंगूठा इधर हो गया, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इधर की ओर अपने को नजर आने लगेगा, इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र जाएगा। तो धारा की दिशा से अपन देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बातें। चलिए तो अपन लिखते हैं कि परिनालिका क्या होता है, आपने देख लिया, उसकी परिभाषा दे सकते हो, है ना। ये अपन ने क्या किया, एक बेलनाकार आकृति ले सकते हो, ठीक है, उस पर अपन ने क्या किया, तार को लिपेट दिया बिल्कुल पास पास में, विद्युत पदार्थ भी लगा देते हैं ताकि करंट का आपस में वो नहीं हो। क्लियर। ये चित्र ऐसा बना सकते हैं, वैसा चित्र तो नहीं बनेगा, ऐसा चित्र हम बना के दिखा सकते हैं। ये परिनालिका का चित्र है, यहाँ पे ये क्या है, ये मुड़े हुए हैं तार, ये क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा की दिशा दिखा रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र जो होगा परिनालिका के अक्ष के अनुदिश चलेगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, परिनालिका के अक्ष के अनुदिश चलता है, इस बात का ध्यान रखना है। खास बात इसकी और भी है, परिनालिका के अंदर अंदर तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। जैसे ही पृष्ठ पे आता है, अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका आधा हो जाता है, बाहर आते ही क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र ना के बराबर होता है, शून्य हो जाता है। ये भी बात अपने को ध्यान रखना है। क्लियर यहाँ पे। तो कुछ तथ्य है मेरे पास परिनालिका से संबंधित महत्वपूर्ण निष्कर्ष, हम इन निष्कर्षों पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन ये अपने को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। पहला, परिनालिका की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, व्यास की तुलना में अधिक होती है, यानी काफ़ी लंबा होता है। इस तरह ये क्या होता है, व्यास इसका छोटा सा होगा, इस तरह क्या होता है, काफ़ी लंबा होता है, इसलिए इसको अनंत लंबाई का भी कह देते हैं। उसकी तुलना में बहुत लंबा होता है, इसलिए अनंत लंबाई का भी बोलते हैं इसको हम। दूसरा, परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रत्येक बिंदु पे क्या होता है, समान होता है, इसलिए तो इसको यूज करते हैं। ध्यान में रखना, परिनालिका के अंदर की तरफ उत्पन्न प्रत्येक बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसा होगा, समान होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि परिनालिका के अंदर समान चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और हमें भी प्रूव भी करेंगे। उसका जो मान होता है वो B बराबर होता है μ0 Ni। μ0 आपको पता ही है, N क्या हो गए, फेरों की संख्या, जितने तार अपन ने लपेटे हैं, और I यानी क्या है, धारा। समझ गए बात को, पहले भी निकला हुआ है पैगाम, B बराबर μ0 I निकाला हुआ है ना, N फेरे आ गया तो N से हमने क्या किया, गुणा कर दिया, और कोई
ज़्यादा अपन ने हल नहीं किया। यहाँ पे मेरे पास ये आदर्श परिनालिका के चुंबक क्षेत्र, इस परिनाली को अगर मैं खोल देता हूँ, यहाँ देखिए इसको खोल देंगे तो खोलने के बाद इस तरह की आकृति आएगी। जब हम इस तरह की आकृति देखेंगे तो देखिए जब हमने क्या किया, परिनालिका को खोल दिया, खोलने के बाद इस तरह की आकृति आ गई। चलिए खोल के दिखाई देता हूँ आपको। ये अपन ने खोला, ये पहले तो ये आपकी परिनालिका थी, है ना, धारा बह रही थी, मान लीजिए इस तरह की धारा बह रही है ना, इधर से मैंने लपेटे लाए, इस तरह की धारा क्या है, बह रही है। तो देखिए पलट के वापस आएगा भी तो कुछ तरफ तो धारा क्या होगी, जैसे ये है मेरे पास, यूँ मोड़ रहा हूँ तो इधर से तो अंदर आती हुई दिखेगी, लेकिन नीचे से क्या होगा, वापस बाहर जाती हुई दिखेगी। समझ रहे हो, यूँ देखिए दिख रहा है। तो मैं इसको मोड़ रहा हूँ तो आपकी तरफ तो ये आता हुआ दिख रहा है, लेकिन मेरे तरफ से तो क्या है, इधर आ रहा है ना, समझ गए। तो इधर से जाता हुआ यानी यूँ जाएगा और इधर से आएगा, इस तरह धारा दिखेगी। इस तरह धारा क्या होगी, दिखेगी आपको। कुछ धाराएं आती हुई दिखती है, कुछ धाराएं क्या होती है, जाती हुई दिखती है। तो जब अपन इसको खोल दें यहाँ से, यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो तरह की बातें करते हैं। एक तरफ तो धारा आती हुई नजर आती है, एक तरफ धारा क्या होती है, जाती हुई नजर आती है। तो यहाँ पे एक थोड़े से गोले से बना के दिखाऊं तो ये बात आपके समझ में आ जाएगी। ये गोले बना लिए अपन ने, ठीक है। अब देखिए बाहर की ओर की बात करूं, यहाँ पे मैं क्या करूं, डायरेक्शन लगा देता हूं एक बार। इसका डायरेक्शन मान लीजिए इस तरह है, सपोज कीजिए आप अपने पास क्या है, डायरेक्शन इस तरह है, ये और ये गया, दिख रहा होगा आप लोगों को, इस तरह घूम रहा है। भाई बड़ा बना लें तो ये देखिए यहाँ पे दो गोलों की बात करें, एक गोला और ये है ना, यूँ डायरेक्शन है, यूँ गया और वापस से यूँ आ गया, ठीक है, यूँ जा रहा है और वापस से क्या हो रहा है, आ रहा है। इसका भी यूँ ही है। क्या देख रहे हो, जब दोनों पास पास लाते हैं तो एक तरफ तो धारा जा रही है और एक तरफ आ रही है, दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। यहाँ पे जो भी चुंबकीय क्षेत्र से ये आया और इससे क्या होगा, निरस्त कर देगा, ये आएगा, ये क्या करेगा, निरस्त कर देगा। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, इस तरफ सभी चुंबकीय क्षेत्रों को निरस्त कर देगा। सेम ये कि ये पोजीशन इधर भी होगी, यही पोजीशन क्या होगी, इधर भी होगी। इसमें ज़्यादा क्या होगा, इधर जाएगा और इधर आएगा, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, देखिए तो दिशाएं क्या हो गई, विपरीत हो गई। तो बाहर की तरफ लगभग चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। कारण ये है धारा की दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत नजर आ रही है, और इसलिए क्या होता है, ये कैंसिल हो जाता है। यही चीज़ आपको यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। और अंदर की तरफ क्या आपको पता ही है, जो आपका अक्ष है उसी की दिशा में बी मिलेगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस अक्ष के ही क्या होगी, अनुदिश होगी, उस अक्ष के क्या होगी, अनुदिश होगी। क्लियर ये बात। अपने को ये भी याद रखना है, याद तो क्या मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा कि परिनालिका के पृष्ठ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र के मान का कितना होता है, आधा होता है। कहने का मतलब आधा कैसा, मैंने अभी बी का मान बताया, आपके लिए कितना बताया, μ0 n बताया। तो क्या होगा, पृष्ठ पे कितना हो जाएगा, हाफ कर देंगे, यानी बी डैश बराबर क्या होगा, 1/2b होगा। 1/2b अपने को पता ही है, बी का मान ये है, तो इसके आगे क्या करेंगे, 1/2 लगा देंगे, तो ये मान होता है। इसको अभी हम प्रूव भी करेंगे, आपको ये सिद्ध करके भी दिखाएंगे, ठीक है। और इसकी क्या बातें याद रखनी है, परिनालिका के बाहर अधिक दूरी पे जाने पर, बाहर की तरफ जाओगे, जैसे बाहर जाओगे तो वहां पे क्या होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र है ना उसका मान क्या होता है, तेजी से घटता है। इतना तेजी से घटता है कि क्या हो जाए, जीरो ही हो जाता है। तेजी से घट के क्या होता है, जीरो हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो आपका सोलेनोइड है, परिनालिका है, उसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, इसकी लंबाई या उसके अक्ष की क्या होगी, अनुदिश होगी। ये दाहिने हाथ के नियम से आपको पता ही है, अपने क्या है, दाहिने हाथ के नियम से पता है। सपोज कीजिए ये मेरी क्या है, परिनालिका है, इसमें मैंने खूब सारे फेरे लपेट रखे हैं, ठीक है। धारा की दिशा यूँ है, धारा की दिशा यूँ है, तो अंगूठा इधर आ गया ना, तो चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, इधर होगा। अगर धारा की दिशा क्या है, यूँ है, यूँ जाती हुई नहीं, यूँ आती हुई आ रही है, तो क्या हो गया, अंगूठा इधर हो गया, तो इधर आ गया। तो हमेशा क्या हो गया, आप देख रहे दोनों कंडीशन में जो अंगूठा है वो क्या हो रहा है, लंबाई की दिशा में आ रहा है। इसलिए हमने कहा कि जो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो क्या होती है, उसकी लंबाई के अनुदिश होती है। और सही भाषा तो यह है, उसके अक्ष के अनुदिश होती है। क्लियर ये बात, समझ गए होंगे बात को। चलिए, जब आपके पास ये बात समझ में आ गई तो हम क्या करें, अब जो चुंबकीय क्षेत्र निकला उसकी गणना कर लेते हैं। आप अपने कॉपी में हेडिंग डालिए, धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना।
या फिर अनंत लंबाई की परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र। अभी मैंने आपको बताया अनंत लंबाई का परिनालिका क्या होता है, जिसका क्या हो, व्यास बहुत कम हो, लंबाई बहुत ज़्यादा हो, उसी को हम अनंत लंबाई की परिनालिका कह देते हैं। ठीक है, आपने कॉपी में हेडिंग डाल दी। हमें यहाँ पे क्या करना है, एक चित्र बनाना होता है, तो एक परिनालिका का चित्र बना सकते हो आप। ठीक है, हमने क्या किया, ये वाला चित्र बना दिया। यहाँ पे जब अपन ने देखा था चित्र, ये चित्र आप बना के दिखा सकते हो, इस वाले चित्र को ही। ठीक है, ये चित्र हमने वहाँ बना दिया और फिर हमने कहा कि हमारे पास क्या है, एक परिनालिका है। कितनी लंबाई उसकी, एल लंबाई है, और फेरों की संख्या कितनी है, एन है। और इसके अंदर हमने क्या मान लिया, कुल प्रवाहित धारा कितनी है, आई है। ठीक है, वो जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके कारण क्या उत्पन्न हो रहा है आपके पास, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अब इस चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, एम्पियर नियम के अनुसार एक बंद आयताकार पथ का चुनाव करेंगे। इसको खोल दिया हमने और यहाँ पे हमने क्या किया, एक आयताकार पथ का चुनाव कर लिया, जिसका नाम रखा है अपन ने PQRS। चित्र को अच्छी तरह देख लें, इसका नाम हमने क्या रखा है, PQRS, और इसकी लंबाई अपन ने ले रखी है। तो देखिए यहाँ पे R से S इधर है, ये लंबाई और एंगल आपको ध्यान में रहना है। इसी की दिशा में जाते हैं तब तो थीटा 0 होता है, उसके लंबा जाते हैं तो थीटा का मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, थीटा का मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इस बंद पथ के लिए मैं क्या करूँगा, एम्पियर के नियम का प्रयोग करूँगा। ये जो बंद पथ है इसमें अपन ने क्या किया, एम्पियर का नियम लगाया। तो एम्पियर के नियम से आपको ये वाला सूत्र याद होगा, भूले नहीं होंगे, याद है, रेखा समाकलन, बंद रेखा समाकलन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर क्या होता है, μ0 सिग्मा I, सिग्मा यानी कुल धाराओं का बीजगणितीय योग है ना, धाराओं का क्या होता है, बीज गणितीय योग होता है। हमारे पास जो पथ है वो क्या है, PQRS का पथ है। हम क्या करेंगे, पहले PQ का लेंगे, है ना। सबसे पहले हमने क्या किया, P से Q का एक, फिर Q से R, R से S और S से P लेंगे। इस तरह हल करेंगे इसको। तो PQRS के लिए हमने तोड़ दिया इसको, PQ के लिए, फिर QR के लिए, RS के लिए और SP के लिए, और ये सब किसके बराबर होगा, μ0 सिग्मा I के लिए होगा। ठीक है, अब चलिए सबके लिए क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट सबका हटाओगे तो आपके सब में क्या लगेगा, कोस थीटा लगेगा। तो 4 बार हमने क्या किया, कोस थीटा लगा दिया। अब काम जो है वो है इनका एंगल देखना। आपने को क्या करना है, एंगल देखना है कि एंगल कैसा होगा। तो PQ और RS के मध्य एंगल देखिए, चित्र में वापस ले जाता हूँ आपको। बात किसकी कर रहे हैं, PQ और RS का एंगल देखिए कैसा है, बिल्कुल इसी का अनुदिश है। कैसा एंगल है, अनुदिश है। जब अनुदिश है तो थीटा का मान क्या लिया जाता है, 0 लिया जाता है। थीटा का मान क्या करते हैं, 0 लेते हैं। बाकी दो की बात करूं तो ये क्या है, लंबवत आ रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत आ रहे हैं। जो दूरी आ रही है ना वो लंबवत आ रहा है, लंबवत आ रहा है तो हम थीटा का मान क्या लेंगे, 90 डिग्री लेंगे। ठीक है, ये 90 लेंगे। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, वैसे सभी को पता है कोस 0 का मान 1 होता है और कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। बस ये चीज़ अगर आपको ध्यान रहता है काम आपका पूरा हो गया। तो मैंने यहाँ पे देखिए कोस 0, QR में कोस 90, RS में कोस 0 और SP में कितना होगा, कोस 90। जहाँ कोस 90 है वो 0 हो गया और जहाँ कहते हैं आपका क्या है, कोस 0 1 हो गया। तो सीधी सी बात है, अपने पास कौन कौन सा 0 हो गया, एक तो SP वाला ये क्या हो गया अपने पास, ये 0 हो गया, और ये भी क्या हो गया, इसकी वैल्यू भी करें तो ये भी 0 हो गया। तो बच क्या गया आपके पास, एक तो PQ वाला बच गया और एक क्या बचा, RS वाला बच गया। PQ वाला बच गया और क्या बच गया अपने पास, RS वाला, यही बचेगा ना। क्लियर ये बात। देखिए यहाँ पे अपने इस थीटा का मान 0 कर दिया, इसका मान 90, इसका मान 0, इसका मान 90। जिसका मान 90 किया वो तो क्या हो गया, 0 हो गया, हट जाएगा। जिसका मान हमने 0 किया है उसका मान क्या होगा, 1 होगा, वो यहाँ पे रहेगा। तो फाइनली हम देख रहे हैं एम्पियर नियम से हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि PQ बंद रेखा समाकलन PQ के लिए BDL प्लस RS के लिए BDL बराबर क्या आ रहा है, μ0 सिग्मा I आ रहा है। ठीक है, क्लियर। अभी मैंने आपको ये भी बताया कि परिनालिका के बाहर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। अब आप ये RS की बात करें, ये जो RS है चित्र में देखिए, आइए RS ये है अपने पास और PQ ये है ना, यानी इस तरह से रखा हुआ है जो दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे एक भाग क्या है, 0 हो जाएगा। समझ गए क्यों, क्योंकि परिनालिका के बाहर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इसका एक भाग क्या हो गया, 0 हो गया। चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो गया। तो सीधी सी बात है अपने पास ये क्या होगा, PQ का मान, यानी एक भाग का मान मिलेगा और एक का भाग 0 हो जाएगा। तो केवल ये आपके पास आ जाएगा PQ BDL बराबर
म्यू जीरो सिग्मा आई। ठीक है, अपने पास ये आ जाएगा पी क्यू बी डी एल बराबर म्यू जीरो सिग्मा आई। तो कहने का मतलब ये है कि अभी थोड़ी देर पहले बता दें, परिनालिका के अंदर प्रत्येक बिंदु पे क्या होता है, समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। जब समान चुंबकीय क्षेत्र है तो बी क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर निकाल सकते हो और अब बच गया आपके पास डीएल। और इस डीएल का मान कितना है, एल, एल ही है ना। तो यहाँ पे हल हो गया आपके पास बी एल बराबर म्यू जीरो सिग्मा आई। यहाँ तक तो मामला खत्म। अब आपको क्या चाहिए, सिग्मा आई की गणना करने की, सिग्मा आई कितना होगा। ठीक है, परिनालिका की लंबाई हमने क्या ली, एल ले रखी है और कितने फेरे ले रखे हैं हमने, एन फेरे ले रखे हैं। यानी एल लंबाई में मैंने एन फेरे लगा रखे हैं। एल लंबाई में क्या कर रखा अपन ने, एन फेरे लगा रखे हैं। एक लंबाई की बात करूं, एकांक लंबाई की बात करूं, तो वहां पे एकांक लंबाई में कितने फेरे आएंगे, तो सीधी सी बात है, इकाई लंबाई में कितने फेरे होंगे, एन अपॉन एल फेरे होंगे। कितने होंगे, एन अपॉन एल। आप बात कितनी लंबाई की कर रहे हैं, स्मॉल एल लंबाई की कर रहे हैं। तो स्मॉल एल लंबाई में फेरों की संख्या क्या होगी, तो इसको हम क्या करेंगे, एल से गुणा कर देंगे, एन बटा एल गुणा एल हो जाएगा। क्लियर, ये बात सिंपल है। तो आपके पास फेरों की संख्या आ गई एन बटा एल इंटू एल। ठीक है, परिनालिका के एक घेरे में जो धारा बह रही थी वो कितनी बह रही थी, स्मॉल आई एम्पीयर मान लें। कितने घेरे हैं आपके पास, भाई एक घेरे में आई धारा बह रही है, अपने पास एन घेरे हैं। अपने पास कितने घेरे हैं, एन घेरे, एन बार हमने लपेटा है। एक में आई आ गया, एन में कितना आया, सोचिए इसके अंदर मैंने क्या किया, एन लपेटे मारे हैं। एक में आई लपेटा है तो एन में कितनी बार लपेट दिया, तो एन आई हो जाएगा। चलिए ये भी सही बोल रहे हो आप, कितना हो गया, एन आई। क्या चीज़ हो गया, परिनालिका में एन घेरों में प्रवाहित धारा हो गई। अब अपने पास क्या चाहिए, अपने को कहते हैं फेरों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पे आपके फेरों की संख्या कितनी है, एन बटा एल इंटू एल। यानी इसमें कितने होंगे, एन बटा एल इंटू एल, जो फेरे हैं या घेरे हैं कुछ भी मान लें, उसमें प्रवाहित धारा कितनी होगी। तो इसको क्या करना है, अपने को गुणा कर देना है। तो ये आ जाएगा आपके पास एन बटा एल गुणा आई। ठीक है, एक घेरे में आई था तो इतने घेरे में कितना होगा, एन बटा एल इंटू एल के घेरे में कितना होगा, तो एन बटा एल इंटू एल जो भी, उसको क्या करें, आई से हमने गुणा कर दिया। क्लियर। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो अपन पी क्यू आर एस की बात कर रहे थे उसमें जो कुल धारा बहेगी वो कितनी रहेगी, अपन ये तो लेंगे वहाँ पे, इसमें क्या होगा, ये तो कैलकुलेशन होगा। तो ये आ गया एन बटा एल गुणा एल इंटू आई। क्लियर, यहाँ पे ये आपकी कुल धारा आ गई। तो यहाँ पे आप मान रख दे सकते हो। अब आपके पास बी एल बराबर सिग्मा आई था ना, म्यू जीरो बाहर था, तो सिग्मा आई का मान अपन ने यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे जब हमने सिग्मा आई का मान रख दिया तो देखिए दोनों तरफ क्या है, इधर भी एल है इधर भी एल है। तो एल से एल क्या हो सकता है, कट सकता है। और बी का मान आ गया अपने पास म्यू जीरो एन आई बटा एल, यही है ना, बी का मान क्या आ गया, म्यू जीरो एन आई बटा एल। ठीक है, एन बटा एल को अपन ने एन ले लिया तो बी बराबर क्या होगा, म्यू जीरो एन आई आ जाएगा। एन बटा एल का मतलब क्या हो गया, लंबाई का भाग लगा रहे हो आप क्या कर रहे हो, लंबाई का भाग लगा रहे हो। तो एन बटा एल का मतलब एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। स्मॉल जो एन है इसका मतलब क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। और यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं, बी जानते हैं, म्यू जीरो जानते हैं, आई जानते हैं क्या होता है। इसमें कोई शुरू से पढ़ते आ रहे हो, आपको पता है ये बी चुंबकीय क्षेत्र है, आई धारा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ पॉइंट्स देखिए, इसके कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। परिनालिका समझ में आ गई भाई, आपको ये बात तो समझ में आएगी, ये सूत्र याद रखना है आपको। इस फॉर्मूले को अपने को क्या करना है, याद भी रखना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी से हो सकते हैं, परिनालिका से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल आएंगे वो आपका क्या होगा, इसी फॉर्मूले से होगा। तो इस सूत्र को अपने को अच्छी तरह याद रखना है। समझ रहे मेरी बात को। चलिए कुछ मैंने कहा इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, वो भी हमें याद रखना चाहिए। जैसे पहले पॉइंट की बात करूं कि परिनालिका के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका की त्रिज्या r और लंबाई l पर निर्भर नहीं करता है। नहीं करता ना, अभी जो आपने सूत्र देखा यहाँ पे जो सूत्र बना ये क्या हुआ, किया क्या किसी पे निर्भर, ये फेरों की संख्या पे निर्भर कर रहा है ना, और आई पे निर्भर कर रहा है, यानी एकांक लंबाई में कितने फेरे हैं उस पर डिपेंड करता है ये। तो आप कह सकते हैं कि धारावाही परिणाक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका की त्रिज्या और उसके एल पे निर्भर नहीं करता। ये किस पे निर्भर करता है, यह परिनालिका की इकाई लंबाई में घेरों की संख्या n और प्रवाहित धारा पर ही निर्भर करता है। ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है, पहली बात जो कि सूत्र से आपको पता चल रहा है।
दूसरी बात करूं, यदि आपकी जो परिनालिका है तांबे के तार किसी चुंबकीय क्रोड जिसकी चुंबकीयशीलता कितनी म्यू है उस पर लपेटा जाए, है ना, उस पर अगर अपन लपेट दें तो उस पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, म्यू आ जाएगा। म्यू जीरो की जगह क्या होगा, म्यू आ जाएगा। और हम जानते हैं कि म्यू बराबर क्या होता है, म्यू जीरो और म्यू आर होता है। तो बस ये अपन लिख सकते हैं, ठीक है, ये अपन लिख सकते हैं। और ये भी अपने को सूत्र याद रखना चाहिए, बी बराबर म्यू एच होता है, चुंबकन एच, है ना। तो इससे भी अपन क्या कर सकते हैं, ये मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी बराबर है म्यू एन आई, ये देखना बी बराबर, और ये क्या करें, इनको आपस में कंपेयर कर दोगे तो एच का मान आ जाएगा, क्या आएगा, एन आई। तो कुल मिला के अपनी ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि बी बराबर क्या हो गया, म्यू जीरो म्यू आर एन आई, या फिर बी बराबर क्या हो गया, म्यू एच, और एच बराबर क्या आ गया, एन आई। ये रिजल्ट भी अपने को याद रखना चाहिए। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन रिजल्ट से हल होते हैं। अभी मैंने बात की थी आधा वाला, तो ये सिद्ध कर सकते हो आप, है ना। यह सिद्ध कर सकते हैं कि परिनालिका के सिरे पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान उसके अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, आधा होता है। जो सिरे पे होता है ना वो अक्ष की तुलना में कितना होता है, हाफ होता है। देखिए अपन ने ये मान लिया कि परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान b है, और उसका सूत्र अपने को अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, b बराबर होता है म्यू जीरो एन आई, ठीक है। अक्ष हो गया तो अपने पास दोनों अक्ष होते हैं, x अक्ष और y अक्ष, तो बी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी वाई, है ना, क्योंकि x y दोनों अक्ष हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, समान होगा, क्योंकि मैंने बताया अंदर की तरफ हमेशा क्या होता है, समान होता है। समझ गए बात को, ये x अक्ष ले लिया और एक y अक्ष ले लिया, ठीक है। कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, बी एक्स प्लस बी वाई बराबर बी होगा। बी एक्स और बी वाई बराबर थे, इसका मतलब क्या हो गया, दो बी एक्स बराबर कितना हो गया, बी, भाई ये भी बी एक्स हो गया और ये भी बी एक्स हो गया, कितना हो गया, दो बी एक्स हो गया ना, तो दो बी एक्स बराबर कितना हो गया, बी। तो यहाँ से अगर मैं बी एक्स का मान निकालूँ, जब मैं यहाँ से बी एक्स का मान निकालता हूँ तो ये क्या निकलता है, बी बाई टू निकलता है। तो वही बात हुई, मैंने कहा था हाफ हो जाएगा, या आ गया अपने पास बी एक्स बराबर म्यू जीरो एन आई बटा दो, यानी बी एक्स और बी वाई कितना होगा, म्यू जीरो एन आई बटे में दो। तो ये बात आपकी प्रूव हो गई कि परिनालिका के सिरे पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान उसके अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का कितना होता है, आधा होता है। समझिए बात को, ये एक्स और ये वाई है, क्लियर ये बात। चलिए, तो अब इस बात को समझ में आ गई। जब ये बात समझ में आ गई तो अपन क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट और याद कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह है कि यदि परिनालिका की लंबाई सीमित है यानी कम है, अभी तो हम कहते हैं काफ़ी बड़ी ले रहे थे, छोटी परिनालिका है, इसकी लंबाई क्या है, सीमित है, जिसको नापा जा रहा है, तो उसके अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो पता करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि चुंबकीय अक्ष पर कोई भी एक बिंदु P ले लेते हैं, है ना, और वो जो बिंदु P है ना उसका परिनालिका के जो दोनों सिरे हैं उससे मिलाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ बना हुआ है अपने पास, ये P ले लिया, इसको इधर से मिला दिया और क्या किया, इधर से मिला दिया। एक कोण मैंने क्या मान लिया, ये वाला कोण मान लिया φ1, और ये वाला कोण क्या किया, φ2 मान लिया। तो इस वक्त जो b का मान होता है, ये सूत्र याद रखना है आपको, इस वक्त b इस तरह निकाला जाता है, 1/2 म्यू जीरो एन आई कोस φ1 माइनस कोस कितना होता है, φ2 होता है, कोस φ1 माइनस कोस φ2 होता है। यदि आप क्या करें, एंड के सिरों पे आ जाएं तो एक तरफ तो 90 डिग्री होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, 180 डिग्री होगा। कोस 90 का मान आपको पता है 0 होता है, और कोस 80 का मान कितना होता है, -1 होता है। तो जो अंत वाले पॉइंट हैं वहाँ पे बी एंड का मान कितना आ रहा है, 1/2 म्यू जीरो एन आई आ रहा है। ठीक है, समझ गए, क्लियर है। तो ये भी कितना आ रहा है, आधा आ रहा है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं चर्चा करता हूँ कि एक मैं क्या करूँ, चुंबक ले लूँ, दंड चुंबक ले लेता हूँ, और एक क्या करते हैं, धारावाही परिनालिका ले लेते हैं। दोनों के व्यवहारों को देखते हैं। जब इनके व्यवहार देखते हैं तो परिनालिका भी क्या करता है, चुंबक की भांति ही कुछ कुछ व्यवहार करता है। कि जैसे यदि मैं धारावाही परिनालिका को रेशम के धागे से स्वतंत्रपूर्वक लटकाया जाए तो यह दंड चुंबक की भांति व्यवहार करते हुए उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। अपने पास कोई परिनालिका है, धारावाही परिनालिका है, उस पर धारा प्रवाह करके अपन क्या करें, लटका दें, तो वो जब रुकेगा तो क्या होगा, एक सिरा उत्तर की ओर होगा, एक सिरा क्या होगा, दक्षिण की ओर रुकेगा। आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं अपने लैब में। ठीक है, हमने और प्रयोग किए और फिर वहाँ देखा कि हमने क्या किया, धारा की दिशा बदल दी। मान लो ये है, धारा की दिशा बदल दी, तो धारा की दिशा बदलेंगे तो फिर ये घूम जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रयोगों में पाया गया है कि परिनालिका में
प्रवाहित धारा की दिशा बदलने पर इसके सिरों की ध्रुवता क्या होती है, बदल जाती है। ध्रुवता भी क्या होती है, बदल जाती है। धारावाही परिनालिका के पास अगर दूसरी धारावाही परिनालिका लाते हैं, पहले दो दिशा बदल गई, और हमने एक्सपेरिमेंट देखा कि मान लो अपने पास एक धारावाही ये है, धारावाही परिनालिका एक ये है ना। अगर ये विपरीत होंगे, अपने ध्रुव क्या होंगे, विपरीत होंगे, तो ये चिपक जाते हैं, और सेम प्रवर्तिक होते हैं तो क्या होता है, दूर दूर हट जाते हैं। बिल्कुल जो आपका चुंबक है उसकी भांति ही व्यवहार करता है। यानी धारावाही परिनालिका के पास दूसरी धारावाही परिनालिका लाने पर दंड चुंबक की भांति इसमें भी क्या होते हैं, समान ध्रुव वाले सिरे परस्पर क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान ध्रुव परस्पर क्या करने लग जाते हैं, आकर्षित करते हैं। साथ में ही धारावाही परिनालिका के निकट अगर आप कोई चुंबकीय कंपास रखते हैं तो सुई में क्या होता है, विक्षेपित होता है। सुई क्या होती है, विक्षेपित होती है। कहने का मतलब ये है चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही कंपास सुई विक्षेपित होती है, अपने को पता है। और स्टेट का याद आया प्रयोग। तो इसका मतलब ये क्या है, धारावाही परिनालिका है एक लगभग दंड चुंबक की भांति ही क्या करता है, व्यवहार करता है। हमने यहाँ तक भी देखा है कि धारावाही परिनालिका लोह चुंबकीय पदार्थों को भी क्या कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। लोहे के जो होते हैं, जैसे चुंबक होता है ना, चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसे भी क्या करता है, आकर्षित करता है। कई बार आपने चुंबक को देखा होगा, एक चुंबक है अपने पास, उसके अपन ने क्या किया, दो टुकड़े कर दिए। कोई चुंबक है उसके दो टुकड़े कर दिए तो वो दो चुंबक बन जाते हैं ना। सेम ऐसा ही परिनालिका के साथ भी होता है। परिनालिका को भी अगर आप दो टुकड़े कर देते हैं तो दोनों क्या करते हैं, चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं, परिनालिका की भांति व्यवहार करते हैं, है ना। तो ये भी लिख सकते हैं कि जिस प्रकार दंड चुंबक के टुकड़े करने पर प्रत्येक टुकड़े में एक स्वतंत्र दंड चुंबक बनता है, उसी प्रकार परिनालिका में भी प्रत्येक धारावाही लूप चुंबक के व्यवहार प्रदर्शित करता है। जितने भी लूप हैं सबके सब क्या करते हैं, चुंबक के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी उसके दो टुकड़े भी करोगे तब भी क्या होगा, चुंबक के व्यवहार तो परिनालिका में अपने को मिलेगा। अब मान लो आपने ये चुंबक है, इसके दो टुकड़े करूंगा तो इधर तो नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, है ना। इधर क्या था, साउथ, तो इसका क्या होगा, नॉर्थ बन जाएगा। परिनालिका में भी ऐसा ही होगा, दो पार्श्व हो जाएंगे, है ना। तो वहां पे भी क्या होगा, एक तो उत्तरी ध्रुव होगा, दूसरा क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है। यदि आपको धारावाही लूप को देखने पे धारा प्रवाह दक्षिणावर्त दिशा दिखती है, क्लॉकवाइज दिखती है, तो लूप का वह जो चेहरा है ना, वो क्या होगा, दक्षिण ध्रुव होगा। और वामावर्त धारा प्रवाह होती है तो उससे हम क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ये चीजें आपको दिख जाती है। तो अभी आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो कि लगभग जो आपका धारावाही परिनालिका है वो कैसा व्यवहार कर रहा है, दंड चुंबक की भांति ही व्यवहार कर रहा है। लेकिन पूर्णतः चुंबक जैसा ये व्यवहार नहीं करता है। आप क्या कर सकते हैं, उसमें भिन्नता भी है, गुणधर्मों में क्या है, थोड़ी बहुत भिन्नता भी है। जैसे जो परिनालिका के अंदर चुंबकीय बल रेखा है वो लगभग क्या होती है, समांतर होती हैं। परिनालिका में जो चुंबकीय बल रेखा है मोस्टली क्या करते हैं, पैरेलल चलते हैं, समांतर चलते हैं। लेकिन जो आपका चुंबक है, दंड चुंबक है, उसके अंदर जो बल रेखाएं हैं चुंबक, है ना, वो क्या होते हैं, वक्र प्रकृति होते हैं, टेढ़े होते हैं थोड़े से। तो पहले असमानता इसमें ये मिल गई आपको। परिनालिका की नली के बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, शून्य होता है, यानी नगण्य होता है। लेकिन क्या होता है, जो दंड चुंबक होता है ना, उसकी लंबाई का अनुदिश उसके निकट स्थित बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र निश्चित, परंतु क्या होता है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पे भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। यानी बाहर तो होता है, कम ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन होता है। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ कितना होता है, लगभग 0 होता है। तो ये भी क्या है, इसकी एक असमानता है ना। तो इस तरह आप देखें कि परिनालिका को कहाँ काम में लिया जाता है। यदि हमें कहीं पे चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल समान चाहिए तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, परिनालिका बनाते हैं। परिनालिका बनाना आसान है, तारों को लपेट के बनाया जाता है। जहाँ पे अपने को क्या चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल समान चाहिए। जनरली चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, समान नहीं होता है, तो समान चीज तो बना सकते हैं। आपने ये भी देखा पृष्ठ पे या किनारों पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, परिनालिका में अंदर किसी बिंदु का कितना होता है, हाफ होता है। जैसे ही हम बाहर जाते हैं वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, नगण्य हो जाता है, तेजी से क्या होता है, घट जाता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तेजी से घट जाता है। फिर हमने धारावाही परिनालिका के बारे में भी अध्ययन किया, उसमें हमने पाया कि धारावाही परिनालिका लगभग क्या होता है, दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है। जब हम उसको स्वतंत्रपूर्वक लटकाते हैं तो उत्तरी और दक्षिण ध्रुव में रहता है। धारा की दिशा बदलते हैं तो वो घूम जाता है। उसके पास कोई चुंबकीय कंपास लाते हैं तो उसमें सुई क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है। यदि हम क्या करें, उस परिनालिका को टुकड़े कर दें, 2 टुकड़े कर दें, तब भी क्या करता है, वो चुंबकीय व्यवहार लाता है, यानी चुंबक जैसा व्यवहार करता है।
उसके बावजूद भी कुछ असमानताएं हमने देखी। पहली असमानता हमने देखी चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या थी बताइए? परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं थी लगभग समांतर थी, जबकि चुंबक में नहीं होता। जो दंड चुंबक होता है वहाँ पे वक्राकार होती है बल रेखाएं। वहाँ पे कैसी होती हैं? बल रेखाएं वक्राकार होती है। साथ में हमने ये भी देखा परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है लेकिन बाहर शून्य होता है, जबकि दंड चुंबक जो होता है उसमें बाहर चुंबकीय क्षेत्र होता है, अलग अलग होता है, कम ज़्यादा होता रहता है, निश्चित नहीं होता, भिन्न भिन्न प्रकार का होता है लेकिन होता है। ठीक है, तो बच्चों ये थी आपकी परिनालिका। आज हम इस कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे। आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो।